नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होगी टीएमसी। रविवार को सरकार ने बुलाई मीटिंग। किसान आत्महत्या समेत कई मुद्दे उठा सकता है विपक्ष। कश्मीर के त्राल में 3 आतंकी ढेर, पाकिस्तानी फायरिंग में जवान शहीद। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने कहा, घाटी में अशांति फैला रही हैं बाहरी ताकतें। बिहार में जेडीयू और आरजेडी में बढ़ी मतभेद। मुख्यमंत्री नीतीश ने रविवार को बुलाई विधायकों की आपात बैठक। तेजस्वी के इस्तीफे से लालू का इनकार। पूर्वोत्तर में भीषण बाढ़ को लेकर सेना अलर्ट पर। 85 लोगों की मौत, 17 लाख से ज्यादा पीड़ित। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात। अमेरिकी संसद से भारत के साथ रक्षा भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर। पाकिस्तान को मदद की शर्तें हुई सख्त। आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए दबाव। संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए 18 विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। 17 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में कृषि संकट, नोटबंदी और जीएसटी समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार है। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 20 जुलाई को इसके नतीजों का ऐलान होगा। सत्र के दौरान ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। सरकार को घेरने के लिए 18 विपक्षी दल लामबंद नजर आ रहे हैं। विपक्ष कृषि संकट, किसानों की आत्महत्या, जीएसटी और नोटबंदी समेत तमाम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की तैयारी में है। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस इश्यू को तो हम पहले उठाएंगे। फिर एक लिंचिंग का इश्यू है, जीएसटी में जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसके बारे में भी हमको बात करना है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच और सीबीआई, ईडी के छापों का मुद्दा भी सत्र के दौरान उठ सकता है। विपक्षी पार्टियों ने सत्र से पहले ही इसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं। टीएमसी ने सरकार की ओर से रविवार सुबह 11 बजे बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने का ऐलान किया है। हालांकि टीएमसी सांसद रविवार शाम 7 बजे स्पीकर की बैठक में शामिल होंगे। सत्र से पहले चीन और कश्मीर समस्या पर सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक कर विपक्ष को साथ लेने की कोशिश की। हर मुद्दे पर हम सभी को साथ लेकर के, सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ते रहे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। रविवार को ही बीजेपी संसदीय दल और एनडीए की भी बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र के दौरान ही वित्त पर संसदीय समिति नोटबंदी को लेकर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। साथ ही सत्र के दौरान कई विधेयकों पर विचार होगा और अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और संसद के सत्र पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान केवी प्रसाद हैं, एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मॉनसून सत्र है और कहा जा रहा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली इस सत्र में। विपक्ष की ओर से जिस तरीके से लामबंदी हो रही है, क्या बड़े इश्यूज इस वक्त दिख रहे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि सरकार ज़्यादा चौकस, अलर्ट या फिर तैयारी के साथ होगी? देखिए, दो सबसे बड़े जो अहम मुद्दे हैं जो इस वक्त, उसके ऊपर सरकार ने पहले ही एक तरह से मीटिंग बुलाकर थोड़ा कोशिश की कि विपक्ष की कार्यशैली में समझें। खासकर चीन के ऊपर जो इस वक्त चल रहा है, सिक्किम और भूटान ट्री जंक्शन पे हमारे यहाँ, और साथ ही साथ जो दूसरा अमरनाथ यात्रा पे जो अटैक हुआ, ये तो जाहिर सी बात है ये सबसे ऊपर रहने थे मुद्दे। तो सरकार ने उसमें मीटिंग बुला के एक तरह से विपक्ष को कोशिश की उनकी टटोलने के लिए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने, आपको याद है कि 18 पार्टियों ने जब पिछली मुलाकात की थी, उन्होंने फैसला कर लिया कि 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम सरकार को कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा प्रयास जो हो रहा है वो ये है कि किस तरह से सरकार को घेरे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में एक हताशा भी ये है कि कांग्रेस को जिस तरह से एक लीडरशिप पोजीशन लेनी चाहिए विपक्ष की नेतृत्व, वो शायद उनको लग रहा है कि उतनी तेज़ी से नहीं हो रही।
तो ये एक स्थिति बनती है, दिख रही है। हालांकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हमने सुनी, उन्होंने कहा कि लिंचिंग जो कि भाई कई सारे हैं, उसको लेकर भी मुद्दे चल रही हैं देश में, अलग अलग जगह जो विवाद उठे हैं। तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा मुद्दा है जिस पे वो कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटाइज करें कि इसको हम 1 पे रखेंगे, इसको 2 पे रखेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जी, और जिस तरीके से आपने कहा कि और बीती रात मैं कहूँ कि जो बैठक एक सरकार ने बुलाई, सर्वदलीय बैठक, जिसमें कश्मीर और चीन के मसले पर ब्रीफिंग हुई, और पहली बार शायद ऐसा कि बड़े अधिकारी जो जुड़े हुए थे विदेश विभाग या फिर सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे, उनकी तरफ से ब्रीफ किया गया। असल में क्या ये भी कोशिश एक आपको दिख रही है कि इस सत्र में, क्योंकि ये दोनों ऐसे मसले हैं पर जहां पर संसद से जो एक आवाज़ निकलेगी उसको लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि वहां पर डिफरेंट वॉइसेस ना दिखें, भले ही अंदर बहस एक हो, लेकिन जो संदेश और संकेत दिए जाएं दूसरे देशों को, वो कम से कम एकजुटता उसमें दिखे। नहीं, संदेश तो देखिए, एक तो विदेश नीति खासकर कहा जाता है बहुपक्षीय भारत की नीति होती है, विदेश नीति कोई सरकार की नीति नहीं मिली जाती, बाईपार्टीसन जिसे कहते हैं। तो उसमें तो जैसे कल भी बाहर निकल के आए तो स्वर एक ही था, सबने कहा भाई हम निंदा करते हैं कि भाई जिस तरह अमरनाथ यात्रा पे जो अटैक हुआ उसको लेकर एक स्वर से लोग बोले हैं, और चीन को लेकर भी कहा है कि भाई कोई डिप्लोमेटिक मतलब जो कि कूटनीतिक तरीके से हल कीजिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो स्वर तो एक जैसे पहले ही निकल आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार से कठिन सवाल नहीं पूछेंगे। ये कोई, क्योंकि सरकार से सवाल पूछना और सबसे बढ़िया जगह वो संसद है। तो संसद में तो सवाल पूछा जाएंगे। और दूसरा जो लिंचिंग का मसला मैं कहूँ, जिसको लेकर लगातार अलग अलग राज्यों में आवाज़ें आ रही हैं और मसले सामने आ रहे हैं, कितना मुश्किल मुद्दा दिख रहा है सरकार को, क्योंकि कमोबेश मैं कहूँ कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, भले ही वो कुछ पार्टियां सत्तारूढ़ दल के साथ खड़ी हों सरकार में, सरकार के साथ या समर्थन बाहर से हो, लेकिन उसमें भी कई ऐसी हैं जो कि इन घटनाओं को लेकर सरकार से नाराज़ भी हैं। जी, ये एक मुद्दा काफ़ी दिनों से तूल पकड़ रहा है एक तरह से। और आपको याद हो पिछले कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया के थ्रू एक कैंपेन चल रहा था, नॉट इन माई नेम, और अलग अलग जगहों पे लोग निकल के आए इस चीज़ को लेने के लिए। उसके बाद अमरनाथ यात्रा पे भी लोगों ने कहा कि करें, तो दिल्ली में एक सांकेतिक नॉट इन माई नेम करके प्रोटेस्ट हुआ था। तो एक ये तरह चीज़ कि किस तरह लोगों के मन में परेशानियां हैं, कोतूहल है, तो वो सब वो आगे करती है। आज जो तृणमूल कांग्रेस ने बात कही कि वो अपने आप को अलग कर रही है, क्योंकि उनके यहाँ जो दार्जिलिंग में जो मसला चल रहा है उसको लेके वहाँ काफ़ी परेशानी है। तो वो विपक्ष को देखिए, 18 पार्टी में तृणमूल भी मौजूद है, और सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा देखिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से, 18 पार्टियों की तरफ से जो कैंडिडेचर दिया गया, उसको तृणमूल कांग्रेस ने प्रपोज किया और सेकंड किया वाम पार्टी सीपीएम ने। तो एक बड़े अपने में एक संकेत है कि किस तरह कोशिश हो रही है कि सब एकजुट होकर चलें। और आने वाले दिनों में चूंकि राज्यसभा ही अभी जहां तक है वहां एक मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल, हालांकि सरकार की तरफ से 18 नई बिल लाने की बात चल रही है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट है, उसको लेकर चूंकि पिछले बारी सरकार चाहती थी उसको हम पास कराएं, लेकिन चूंकि राज्यसभा में नंबर्स नहीं थे तो सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया। अब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं तैयार हो गई है, तो सत्र में पेश हो जाएगी। तो इसको लेकर भी, क्योंकि अलग अलग पार्टियों में वो भी एक ऐसा मुद्दा है कि हर कोई अपोज नहीं कर सकते, लेकिन एकजुटता के जरिए आवाज जरूर गूंजेंगे। तो ये अपने आप में एक विपक्षी पार्टियों में और सरकार के बीच में एक मिलके भी चलना है, लेकिन कई चीज़ें साथ जोड़ने की प्रयास की बड़ा मुद्दा की प्रसाद साहब, क्योंकि पिछले कई महीनों में देखा है किसानों का मुद्दा मैं कहूँ, एमएसपी को लेकर आत्महत्याएं जो हो रही हैं, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो या फिर अब तो दक्षिण के राज्यों भी एक तेज़ी के साथ फैला है। इस पर किस तरीके से सरकार बचाव करेगी और विपक्ष किस तरीके से घेरने की रणनीति होगी इस पर? देखिए, किसान और कर्ज माफ़ी दो चीज़ें जो जुड़ के देखी जाए। किसानों की जो समस्या है, पिछले कई वर्षों से इस पर बातचीत कई बारी संसद में दोनों सत्रों कई सत्रों में हुई है, लेकिन सरकार अब जो ये रणनीति जो अपनाई है सरकार ने कि भाई राज्य इसका भार वहन करे। पहले था केंद्र सरकार ने, जैसे 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कर्ज माफ़ी वो चाहते हैं इस तरह, लेकिन सरकार ने की आर्थिक स्थिति को देखकर या जो भी वजह है, उनको लगा कि आर्थिक ये कोई सही नहीं होगा कि पूरे देश में एक जैसा हो, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसको लेकर आपने देखा कि दूसरे के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा, कई और चीज़ें और का राज्य में आपने दक्षिण भारत में भी क्या।
दक्षिण भारत में तो बहुत पहले भी था ये। इससे पहले से भी चल रहा था। 10 साल पहले भी ये बहुत बड़ा, वहाँ भी किसानों ने आत्महत्याएं की थी, कई सारी परेशानी थी। चंद्रबाबू नायडू जी की जो सरकार थी 99-2004 के बीच, तो ये समस्या कोई विकट बनती जा रही है। उसके लिए समाधान है, क्योंकि खेती एक हमारा कहते हैं कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन खेती के जो मुनाफा जो है किसानों को वो नहीं मिल पा रहा जो वो चाहते हैं। और बीच में सरकार ने कई सारे नए पहल जो किए हैं, ई-नैम वगैरह करके मार्केटिंग, उसका शायद वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा जो कि लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है। तो समस्या तो पूरे देश के लिए है। इसमें विपक्ष और सरकार मिलजुल के जो कर सके करें, लेकिन सरकारों के बीच में जो मतभेद हैं कि एक राज्य ने कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, पड़ोसी की पंजाब में अभी आपने देखा, एक कॉमन फार्मूला नहीं दिखता है, कोई कॉमन फार्मूला नहीं दिखा। तो इसमें एक बड़ी समस्या दिख रही है, और ये आप उसको राजनीतिक कलर ना भी दें, लेकिन परेशानी तो लोग झेल रहे हैं वहाँ पर। और इस सत्र में शायद इस पर चर्चा भी लंबी हो सकती है, और देखना होगा कि सरकार और विपक्ष कैसे किसानों के मसले को हल करने के लिए एक साथ खड़े नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। इस बार कहानी लेकर आ रहा हूं ऐसे 3 जाबाज सिपाहियों की, जिनकी बंदूकों और सवालों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। The safety, honor and welfare of your country comes first. लेकिन जब नजर साफ हुई तो मैं फौज में आ गया। आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। देखिए मेरी नई फिल्म राग देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच मतभेद कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने साफ किया कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। जेडीयू ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है। और हम बंधे हुए हैं अपने पार्टी से। अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। जिनको संपत्ति देखना है, समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो। शुक्रवार देर रात लालू यादव के इस बयान के बाद साफ है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देने जा रहे। जेडीयू लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने की मांग कर रही है। लालू यादव ने इस बयान के जरिए उसका भी जवाब देने की कोशिश की। लालू यादव का कहना है कि एफआईआर इस्तीफे का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। हालांकि जेडीयू अब भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने पार्टी के रुख को कुछ इस तरह से साफ किया। वो चूंकि स्वयं भी इस्तीफा दे चुके, इसलिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के इस्तीफे ले चुके हैं, इसलिए उनके किसी मंत्रिमंडल के साथी पर अगर मुकदमे दर्ज होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं, तो उनको मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश को भी और सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण सबको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने चाहिए। आरजेडी और जेडीयू के बीच जारी खींचतान पर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। देखिए, कल रात को लालू यादव के बयान के बाद अब इस गठबंधन में कुछ बचा नहीं है। शह और मात का खेल चल रहा है, कौन इस्तीफा देगा कि बर्खास्त होगा। राजद नहीं चाहता है कि वो इस्तीफा दे, वो चाहता है कि हमको बर्खास्त कर दें, और जेडीयू चाहता होगा कि बर्खास्तगी न हो, वो स्वयं इस्तीफा दे दे। तो शह मात के खेल में अंततः बर्खास्तगी ही होगी। दोनों पार्टियों के बीच तनातनी की बानगी शनिवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भी दिखी। विश्व कौशल दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन आखिरी वक्त में तेजस्वी ने कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थता जताई। इसके बाद कार्यक्रम से तेजस्वी के नेम प्लेट को हटा दिया गया।
आरजेडी का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की मदद से महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। पिछले हफ्ते सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। 7 जुलाई को लालू प्रसाद यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सियासी संकट के बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री शिरोजेली लिजित्सु ने विधानसभा में बहुमत का दावा किया है। उन्होंने बहुमत साबित करने को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है। हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड विधानसभा में मुख्यमंत्री शिरोजेली लिजित्सु को बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री लिजित्सु की तरफ से हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि राज्यपाल का निर्देश असंवैधानिक है। I am still holding the fort. I am running the government normally, running the offices normally. I have all the party with me. So the government is going strong. इसमें कहा गया कि अंगामी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है और मुख्यमंत्री लिजित्सु चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में उन्हें 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए निर्देश देना सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत है और वो सामान्य तरीके से सरकार चला रहे हैं। Governor asked me to prove my majority on the floor of the house, but without reason. I find no point of going to the floor. Against me and my government, governor has no option. इस बीच मुख्यमंत्री लिजित्सु के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने राज्यपाल पीबी आचार्य से कल मुलाकात भी की थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से विधायकों के बीच सुलह के लिए कहा है। नागालैंड समन्वय समिति के लोकतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुजो लुजो नियो ने राज्यपाल से कहा कि उनकी तरफ से गठबंधन बरकरार है और वर्तमान संकट सिर्फ नागा पीपल्स फ्रंट के अंदर है। दरअसल रविवार को नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टीआर ज़ैलियांग की तरफ से बहुमत के दावे के बाद राज्य में सियासी संकट गहरा गया। राज्यपाल ने लिजित्सु सरकार से आपात सत्र बुलाकर 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दोबारा चिट्ठी लिखकर शनिवार तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकियों को मार गिराया है। कुलगाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक दस्ते पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के त्राल में शनिवार को सेना को अहम कामयाबी मिली। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों की ओर से फायरिंग करने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। There was input about couple of militants in that area ahead of Ariwal Tral. The joint operation was Army, CRPF and SOG of J&K police. The outfit is not known, but most probably it is they are looking like foreign terrorists. कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल जय संधू ने कहा है कि घाटी में आतंक के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना का कहना है कि अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के जिम्मेदार आतंकियों की तलाश की जा रही है। As you have pointed out, an operation is going on in Aripal, and I'm sure that we will continue eliminating these terrorists who are moving around in this area. So I'm not too worried about the situation becoming too bad or alarming. The situation will remain under control. In fact, the assessment is we will continue improving the situation. अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर के ड्राइवर तौसीफ को हिरासत में लिया गया है। तौसीफ ने 7 महीने पहले पीडीपी विधायक के पास काम करना शुरू किया था। इस बीच राज्य सरकार ने हमले की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने घाटी के हालात पर बातचीत की और बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बाहरी ताकतें अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं।
और कश्मीर समस्या का समाधान सभी को एकजुट होकर करना होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने राज्य में शांति बहाली के लिए उठाए जा रहे अहम कदमों पर भी चर्चा की। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बाहरी ताकतें अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में पूरे मुल्क की राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर में हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जब तक इसमें पूरा मुल्क हमारा साथ नहीं देता है, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं देता है, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में बाहर के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से मिलिटेंट आ रहा है और उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करें। सोमवार को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीर का दौरा किया था और कश्मीर के हालात को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मिले विस्फोटक की जांच एनआईए और एटीएस ने शुरू कर दी है। टीम ने विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है। विधानसभा की सुरक्षा में एटीएस के कमांडो की टीम तैनात हो गई है। एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर खतरनाक विस्फोटक मिलने की घटना की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एटीएस की 13 सदस्यीय टीम ने विधानसभा सचिवालय से उन लोगों की सूची हासिल की है जो सदन के अंदर जाने के लिए अधिकृत हैं। टीम ने इस दौरान विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में थाना हजरतगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण की एनआईए से विवेचना कराने के लिए लिखा गया है। इसके बाद जैसी उसमें कार्रवाई होगी किया जाएगा। इस बीच विधानसभा की सुरक्षा में एटीएस के कमांडो की टीम तैनात करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगुवाई में टीम ने विधानसभा परिसर का मुआयना किया। नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी या जांच आगे बढ़ेगी। बेसिकली अभी जो है हम लोग जो यहाँ की सिक्योरिटी का जो प्लान है उसके हिसाब से यहाँ का सर्वे कर रहे थे। विधानसभा भवन में PETN नाम का विस्फोटक मिलने के बाद इस मामले की जांच एनआईए और एटीएस से कराने का फैसला लिया गया था। साथ ही विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा कर्मियों के अलावा सभी के पास निरस्त करने का आदेश दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दरमियान 4 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई और 1 घायल हो गया। ये घटना घिटोरनी इलाके की है। पहले 2 सफाई कर्मी इस काम में लगे, लेकिन इनके बेहोश के बाद बाकी लोग इन्हें बचाने के लिए टैंक में उतरे। बताया जाता है कि सफाई कर्मियों को जहरीली गैस की वजह से दम घुटा और काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिनमें से 3 को फोर्टिस हॉस्पिटल और बाकी 2 को एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर ने 4 को मृत घोषित किया, जबकि 1 शख्स का इलाज फोर्टिस में चल रहा है। ये सभी लोग छतरपुर के अंबेडकर कॉलोनी के निवासी थे। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं। गुजरात में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। कहीं धसी जमीन तो कहीं डूबे मकान। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी राज्यों तक बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से राज्य में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तीनों जिलों के 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राज्य के कई बांध में पानी का स्तर बढ़ गया है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उसमें बचाव के लिए हमने सब प्रकार की व्यवस्था की है और अगर जरूर पड़े तो एयरफोर्स को भी हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए हमने रिक्वेस्ट की है और वो अलर्ट पर है। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है।
केंद्र की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में हालात का जायजा लिया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। जरूरत पड़ने पर सेना को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। We have already issued directions to all the central forces, including the army, to help in clearing the road. Wherever the civil administration and central government requires help, the central forces will come. Our NDRF forces also, they are into the action in most of the places where they are. असम में भी बाढ़ से हालात में सुधार नहीं है। असम के 26 जिलों में बाढ़ से 17 लाख लोग पीड़ित हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर में भी बारिश और बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। नागालैंड के कोहिमा के पास हुए भूस्खलन में नागालैंड और मणिपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का एक बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क का 70 मीटर हिस्सा बह जाने से यातायात बाधित रहा। बारिश आने के बाद से ऐसे हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। और वो इसी जगह में हर साल हम लोग रास्ता मेंटेनेंस करते हैं, कभी तो माटी तो स्टेबल नहीं है, इसलिए साल में पूरा गिर जाता है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई जगहों पर बारिश से लोगों को खासी मुश्किलें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी संसद ने भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उधर पाकिस्तान को झटका लगा है। पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए अब शर्तें और सख्त कर दी गई हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके प्रदर्शन के आधार पर ही उसे अब मदद मिलेगी। अमेरिका की संसद ने साल 2018 के रक्षा बजट को पास कर दिया है। इसमें $621.5 बिलियन के रक्षा बजट को मंजूरी मिली है। इसमें भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। भारतीय मूल के सांसद अमी बेरा की ओर से पेश किए गए संशोधन को सदन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून के तहत पारित किया। ये कानून इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। संशोधन को 81 के मुकाबले 344 मतों से पारित किया गया। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की मिली मंजूरी भारत के नजरिए से एक बड़ी कामयाबी है। वहीं दूसरी ओर पास हुए अमेरिका रक्षा बजट में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाली फंडिंग की शर्तों को और सख्त बनाने के लिए अमेरिका की संसद ने साल 3 विधायी संशोधनों को पारित किया। इन संशोधनों के जरिए के सामने ये शर्तें रखी गई हैं कि वित्तीय मदद दिए जाने से पहले पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जरूरी कदम उठाने होंगे। तीनों संशोधनों को निचले सदन ने ध्वनि मत से अपनी सहमति दी। इससे पहले कई अमेरिकी अधिकारी और सांसद पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।